ग्लोरियस कोचिंग सीकर में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो संपूर्ण जीके की जो प्रश्न उत्तरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना तो हुई थी, लेकिन कब हुई थी तो यूं कहा जाता है कि 1854 में हुई थी। दोस्तों, 1854 में ये कंपनी की स्थापना तो की गई थी, लेकिन भैया मुंबई में हुई थी और उस मिल का क्या नाम था तो मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। और दोस्तों, इस कंपनी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी तो दोस्तों अब जो कवास डाबर जी ने की थी। कवास जी जो डाबर था उसने कहते हैं कि इस कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, सूती वस्त्र का जो पहली मिल स्थापित हुई थी वो पहली मिल कब स्थापित हुई थी तो 1818 में हुई थी। और ये मिल कहाँ स्थापित की गई थी तो कोलकाता में की गई थी। दोस्तों, ये कोलकाता में ये मिल स्थापित हुई थी, लेकिन कौन से स्थान पर हुई थी तो उसका नाम बताते हैं, फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान था, वहां स्थापित हुई, लेकिन यह क्या रही, असफल रही। दोस्तों, मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि साहब सूती वस्त्र जो नगरी है, भारत की सूती वस्त्र नगरी, वो किसको कहा जाता है तो दोस्तों सूती वस्त्र की जो नगरी कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। जबकि पूर्व का जो बोस्टन कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन, भैया बोस्टन जो शहर है ये काय का है तो बोस्टन शहर है ये दोस्तों अमेरिका का है। लेकिन पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और ये अहमदाबाद कहाँ है तो गुजरात में है। दोस्तों, यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और ये अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में है। दोस्तों, यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो सूती वस्त्र के जो सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कितने कारखाने हैं तो 122 हैं। जबकि गुजरात में कहते हैं कि भैया सूती वस्त्र के जो कारखाने तो हैं, लेकिन कितने कारखाने हैं तो 120 कारखाने हैं। दोस्तों, यूं ही नहीं, ये जो मैनचेस्टर जो शहर है ये इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है मैनचेस्टर, इसी को चिमनियों का शहर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत का कहते हैं कि दक्षिणी का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और ये कोयम्बटूर कहते हैं कि काय का स्थान है तो तमिलनाडु का स्थान है। दोस्तों, यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो उत्तरी भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ये उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है तो कानपुर को कहा जाता है भैया। और ये कानपुर कहाँ है तो यूपी में है। ये वही कानपुर है जहां 1925 में सरोजिनी नायडू है, इस सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, यूं ही नहीं, ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बल्कि यूं कहा जाता है कि 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला थी, उसका नाम एनी बेसेंट था। यह वही सरोजिनी नायडू है जिसके बारे में यूं कहा जाता है कि यह देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। और राज्यपाल कब बनी थी तो 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की यह महिला राज्यपाल रही थी। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कोई है तो वह अनाई मुड़ी है। दोस्तों, कौन सी है, अनाई मुड़ी। ये अनाई मुड़ी कहाँ है तो ये अनाई मुड़ी है ये भैया केरल में है। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है रे। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ये जो अनाई मुड़ी है इसकी ऊंचाई तो बताते हैं, लेकिन 2695 मीटर है दोस्तों, 2695 मीटर। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। और ये दोदा बेटा है ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है तो दोदा बेटा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों वही है जो भारत का दक्षिणतम छोर है, तमिलनाडु,
तमिलनाडु का कहते हैं कि जो केप कैमोरियन था, कुमारी अंतरिप था, ये दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से। नेक्स्ट अनाई मुड़ी है, दोदा बेटा है, इसकी ऊंचाई तो है दोस्तों लेकिन कितनी है तो 26 से 37 मीटर है रे। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि कलसुबाई। दोस्तों जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पहाड़ियों को तो कहा जाता है रे, लेकिन पहाड़ियों को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री। दोस्तों कलसुबाई है, ये महाराष्ट्र की या उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई तो है लेकिन 1646 मीटर है रे। दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि दक्षिणी भारत की नहीं बल्कि पूर्वी घाट की, अरे एक पश्चिमी घाट है एक पूर्वी घाट है रे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कोई है तो वह अरमाकुंडा है। दोस्तों अरमाकुंडा है, ये कौन से प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश में है। इस आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तो बनाया गया लेकिन अमरावती को बनाया गया रे। नेक्स्ट कहते हैं कि 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य कोई बना तो वह आंध्र प्रदेश बना रे। इसी अरमाकुंडा के बारे में मैं बात करूं तो इसकी ऊंचाई तो है लेकिन 1680 मीटर है। दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोई है तो महेंद्रगिरी है और ये महेंद्रगिरी है, ये कहाँ है तो उड़ीसा में है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ये पटवार 2018 में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई है वो 33 से 10 है, जबकि भारतीय गृह मंत्रालय ये कहता है कि 33-23 है। दोस्तों इस सीमा का जो नाम है वो रेड क्लिफ है और दोस्तों इस सीमा का जो विभाजन हुआ था वो कहते हैं कि 15 या 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। और दोस्तों इसी के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब ये जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक का नाम लद्दाख है, एक का नाम जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा तुम्हारे जो पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान के साथ सीमा लगती है। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट आता है तुम्हारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है तो 4096.6 किलोमीटर लगती है। ये गृह मंत्रालय कहता है लेकिन वास्तविक स्थिति देखें तो 4096 किलोमीटर लगती है। दोस्तों बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो सीमा लगती है उसको शून्य लाइन के नाम से जानते हैं, जबकि कहते हैं कि भारत बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के साथ जो सीमा लगती है उसको 3 बीघा का गलियारा कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कोई है तो वह बांग्लादेश है रे। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है? बांग्लादेश बना रहा है। नेक्स्ट कहते हैं कि असम को जो सीमा तो लगती है लेकिन बांग्लादेश की सीमा कितनी बार स्पर्श करती है? 2 बार करती है, जबकि त्रिपुरा को अरे स्पर्श तो करती है रे लेकिन कितनी बार करती है तो 3 बार करती है। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब उसके बाद में नाम आता है वो चीन का नाम आता है। किसका नाम आता है? चीन का। चीन के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी? 39-17, लेकिन गृह मंत्रालय ये कहता है कि 34-88 लगती है रे। यूं कहा जाता है दोस्तों कि साहब चीन की जो सीमा है उसका जो निर्धारण किया था वो किसने किया था? तो चीन की जो सीमा है इसका निर्धारण तो किया था लेकिन मेरे दोस्तों हेनरी मैकमोहन ने किया था रे। और हेनरी मैकमोहन ने इस सीमा का निर्धारण कब किया था? तो 27 अप्रैल 1914 को किया था रे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि एक राष्ट्र आता है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो 1752 लगती है, लेकिन गृह मंत्रालय ये कहता है कि 1751 लगती है। नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट नेपाल के बाद में आता है भूटान। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो 587 किलोमीटर लगती है, लेकिन गृह मंत्रालय ये कहता है कि 699 किलोमीटर लगती है। उसके बाद में आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? तो 1458 लगती है, लेकिन गृह मंत्रालय ये कहता है कि 1643 किलोमीटर लगती है। अब इसमें देख लो न्यूनतम जो सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो अफगानिस्तान है।
और अफगानिस्तान के साथ कहते हैं कि 80 किलोमीटर लगती है, लेकिन गृह मंत्रालय ये कहता है कि साहब 106 किलोमीटर लगती है। कौन कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। सबसे पहले क्या आएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है अफगानिस्तान के बाद में? भैया भूटान आता है, भूटान भी नहीं है। उसके बाद में क्या आ रहा है? नेपाल। उसके बाद में क्या आ रहा है? पाकिस्तान। उसके बाद में क्या आता है? चीन। उसके बाद में क्या आता है? बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है। ये आया था एसएससी जीडी 2013 में। दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देशों के बारे में बात करें तो मैंने बताया था आपको कि रुक, चीन, संयुक्त रूप से बाहर आ, संयुक्त रूप से बाहर आ, ये बताया था। रू का मतलब क्या होता है? रूस होता है। क का मतलब क्या होता है? कनाडा होता है। चाइना स्वयं आ ही गया 3 नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्राजील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है? 7वें स्थान पर आपका कौन सा आता है? भारत आता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? फ्रांस नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? RS 1999 में ये क्वेश्चन आया था। बीकानेर, भोपाल, भुंज, भुजे, लखनऊ। इसके बारे में मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के भैया 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था 6 मित्र झाग पे मरे। अरे 6 मित्र कहाँ मरे? झाग पे मरे रे। दोस्तों 6 का मतलब होता है गढ़ों का गढ़ है। कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़ है? नहीं भैया, छत्तीसगढ़ है। कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। मी का मतलब होता है लेकिन भैया मिजोरम होता है। अरे कौन सी रम होता है? मिजोरम। अरे त्रि का मतलब भैया पूरा बताते हैं, त्रिपुरा। और झा का मतलब तो बताते हैं लेकिन मेरे दोस्तों झारखंड बताते हैं। अरे कौन सा है? झारखंड। अरे गए का मतलब तो रात है भैया। कौन सी रात है? तो गुजरात है। और पै का मतलब तो है मेरे दोस्तों लेकिन पश्चिमी बंगाल है। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। अरे मैं का मतलब तो है मेरे दोस्तों लेकिन मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। और रे का मतलब तो होता है लेकिन रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान नहीं है भैया, वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। तो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन अगला राज्य ऑप्शन में दिया ही नहीं, केवल क्या पूछ लिया कि कौन सा शहर है भैया जो कर्क रेखा पर स्थित है। आपने कभी नाम जरूर सुना होगा गरबा का, तो गरबा ही नहीं, आपने कभी नाम जरूर सुना है गुरुबा का। भैया गए का मतलब होता है लेकिन गुजरात की जो राजधानी है उसका नाम है गांधीनगर। ये कर्क रेखा पर स्थित है। आपने कभी नाम जरूर सुना होगा उज्जैन का। अरे ये उज्जैन कहीं है तो एमपी में है रे, जहां हर कहते हैं कि साहब कुंभ का मेला लगता है। अरे काय का मेला लगता है? कुंभ का मेला लगता है। आर का मतलब तो भैया रांची होता है, रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर है भैया। और बी का मतलब भैया भोपाल होता है। अरे मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। अरे ए का मतलब तो होता है लेकिन भैया त्रिपुरा की राजधानी है वो कौन सी है? अगरतला है। कौन सी है? अरे अगरतला। इसके अलावा नेक्स्ट और भी शहर हैं जो कर्क रेखा के निकटतम बसे हुए हैं। जैसे आपने कभी नाम जरूर सुना होगा जबलपुर का, और ये जबलपुर कहीं है तो एमपी में है। अरे कहाँ है? एमपी में है। आपने कभी जरूर नाम सुना होगा रायपुर का। जबलपुर है, रायपुर है। आपने कभी नाम जरूर सुना है कोलकाता का। अरे किसका? कोलकाता का नाम जरूर सुना होगा।
अरे आपने कभी नाम जरूर सुना है बांसवाड़ा का। किसका? बांसवाड़ा का। ये शहर है, ये भी कहते हैं कि साहब इसी कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट, कर्क रेखा की जो सर्वाधिक लंबाई है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में, जबकि न्यूनतम जो लंबाई है वो राजस्थान में। कहते हैं कि ये कर्क रेखा है, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं हैं, ये तीनों एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं, और उस महाद्वीप का नाम कोई है तो अफ्रीका महाद्वीप है। कहते हैं कि ये कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है तो माही नदी है। और ये वही माही नदी अरे जो कहते हैं कि साहब बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है, और खांडू गांव का जो संबंध रहा है वो हरिदेव सिंह जोशी से रहा है रे, जो राजस्थान का सीएम रह चुका रे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों एक रेखा आती है जिसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम तो है लेकिन लिम्पोपो है। कौन सी है? लिम्पोपो। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है तो जायरे है, कांगो है, और उसी कांगो नदी पर एक स्टेनली जलप्रपात बना हुआ है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की भैया 11वीं है, अनुसूची में पंचायत से संबंधित है, यानी संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय सौंपे गए थे? विषयों को क्या कहा जाता है? मद कहा जाता है भैया, विषयों को। किसको कहा जाता है? विषयों को। एक संविधान संशोधन हुआ था, और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ रे? 1992 में हुआ। इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया था, लेकिन भैया ये इससे संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची कौन सी है तो 11वीं अनुसूची है। मैं नहीं कहता दोस्तों, अरे आर्टिकल तो कहता है लेकिन 243 जी कहता है रे। कौन सा कहता है? 243 जी। और पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय सौंपे गए थे? 29 विषय सौंपे गए थे। और कहते हैं कि राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर स्वीकृति तो दी थी या हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को किए थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अनुसूची 12। यही देख लेते हैं अनुसूची कौन सी? 12। अनुसूची 12 है, इसमें लिखा हुआ है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। नगर पालिकाओं को मेरे दोस्तों संवैधानिक दर्जा तो दिया गया था, लेकिन दिया कब गया था तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कितने मद सौंपे गए तो 18 मद सौंपे गए थे। जबकि नगर पालिकाओं को कितने? 18। तो तुम्हारी जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने मद सौंपे गए थे? 29 मद सौंपे गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध, भैया ये निषेध है, गोवध निषेध, गोवध निषेध राज्य नीति के निदेशक तत्व है। राज्य नीति निदेशक तत्व, ये शब्द नहीं आएगा, नीति निदेशक तत्व का एक भाग है। ये क्वेश्चन आया था 2nd ग्रेड 2018। इसका सही आंसर क्या है? आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में क्या लिखा हुआ है तो आर्टिकल 48 में यूं लिखा हुआ है भैया, जो कृषि है, कृषि नहीं बल्कि जो पशुपालन है, कृषि व पशुपालन को क्या देना तो बढ़ावा देना। कृषि और पशुपालन को क्या देना? बढ़ावा देना। इसी में लिखा हुआ है कि जो दुधारू जो पशु होते हैं उनकी नस्ल को सुधारना और गौवध करना या जो पशुओं की हत्या करना ये कानूनी क्या है? अपराध है। जबकि आर्टिकल 49 में क्या लिखा हुआ है तो आर्टिकल 49 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय महत्व की भैया जो वस्तु है, राष्ट्रीय महत्व की वस्तु, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तु है, जो स्मारक हैं, जो भवन हैं, उनका क्या करना? संरक्षण करना रे। क्या करना? संरक्षण करना। आर्टिकल जो 47 है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है
कि जीवन स्तर और जो पोषार है, पोषार स्तर, इनको बढ़ावा देना, शुद्ध खान पान खाना रे, शुद्ध भोजन करना, शुद्ध आहार करना। दोस्तों यूं कहा जाता है कि साहब इसी आर्टिकल 47 में यूं भी लिखा हुआ है कि साहब रात्रि 8 बजे बाद क्या कहते हैं कि साहब दारू पर 21 पर दारू पर शराब पर क्या लगाई गई है, बैन लगाई गई है। लेकिन मिलती है वो अलग बात है कि चार्ज अलग से देना पड़ता है। आर्टिकल 48 का नीति निर्देशक तत्वों में एक संविधान संशोधन हुआ था, एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन है, और एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन है, और एक हुआ था दोस्तों 97वां संविधान संशोधन। 3 संविधान संशोधन हुए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे। उसमें आर्टिकल 39 क्या आता है, अरे आर्टिकल 39 से क्या आता है रे, अरे आर्टिकल 43 क्या आता है, और आर्टिकल 48 से क्या आता रे। आर्टिकल 39 का में क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है सम्मान, न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता लेकिन उन्हीं को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम। 39 में क्या लिखा हुआ है कि जो बालक हैं, बालक, उन बालकों के लिए उचित और स्वतंत्र वातावरण प्रदान करें। ये मेरा कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 43 का में क्या लिखा हुआ था, जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको क्या दे, बढ़ावा देना। उसके बाद में 48 का में क्या लिखा हुआ है, राज्य के जो वन है, वन्य जीव है, पर्यावरण संरक्षण को क्या देना, बढ़ावा देना। इसी के तहत आपका जो कुछ एक अभियान चलाया गया था, ये अभियान कब चला था, तो 2 अक्टूबर 2014 को चला था रे। और वो अभियान कौन सा था, तो स्वच्छ भारत अभियान चला था। ये अभियान को किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है। ये ऐसे कि आपका जो पर्सन नंबर 7 है वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 8। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। यह क्वेश्चन आया है अभी पटवार 2021 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दोस्तों आप जानते ही हो, इसको संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन हुआ था और उस समिति का नाम था प्रारूप समिति रे। अरे कौन सी समिति, प्रारूप समिति। इसी समिति को प्रारूपण समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं, मसविदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये पहले पश्चिमी बंगाल से संविधान के सदस्य बने थे, लेकिन पश्चिमी बंगाल का जो कुछ भाग है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, इसलिए इसको बाद में बंबई से संविधान का सदस्य बनाया गया था। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 6 सदस्य और थे, जिनमें कहते हैं कि कृष्ण स्वामी अय्यर का नाम आता है, गोपाल स्वामी अय्यर का नाम आता है, मोहम्मद सादुल्ला का नाम आता है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का नाम आता है, माधव राव का नाम आता है, टीटी कृष्णाचारी का नाम आता है। इन 7 सदस्यों ने मिलकर संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और कहते हैं कि दोस्तों 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसी दिन कहते हैं कि संविधान बनकर आपका क्या हो गया था, तैयार हो गया था। इसीलिए कहते हैं कि संविधान के जो प्रारूप तैयार करने में जो जनक मेन रोल रहा, अध्यक्ष रहा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसीलिए इसको संविधान का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 को, इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, यहां से लेके भैया ये 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष रहे थे। इसीलिए इसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वैसे ये 1950 में राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो इन्होंने केटी शाह को पराजित किया था, और 1957 के चुनावों में इन्होंने NN दास को पराजित किया था। इसीलिए इसको बिहार का गांधी कहा जाता है।
और भारत का अजात शत्रु कहते हैं, और कहते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, इसीलिए इसको भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ये वो महान पुरुष थे और सर्वाधिक समय तक यह राष्ट्रपति रहे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा है, ये हैं, ये भारतीय संविधान के, जो भारतीय संविधान है या भारतीय मूल संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारतीय मूल संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये बचा बेनेगल नरसिंह राव, इसको बोलते हैं BN राव। ये था आपकी क्या? संवैधानिक सलाहकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत भारत संविधान का, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आपके पटवार 2021 में है। आपको पता है दोस्तों, राज्यपाल का जो मामला चलता है वो आर्टिकल 153 से लेके 160 तक चलता है। 153 में क्या लिखा हुआ है? तो पद लिखा हुआ रे 153 में। 154 में क्या लिखा हुआ है? तो 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद करते हैं, जबकि नाममात्र का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आता है 155। 155 में क्या लिखा हुआ है कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 156 में क्या लिखा हुआ है? तो पदावधि हरे, अरे कार्यकाल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 156, पदावधि व कार्यकाल। दोस्तों 3 पद ऐसे होते हैं, एक आता है राज्यपाल का, एक आता है वो मंत्री का, और एक आता है दोस्तों महान्यायवादी का। ये 3 पद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहिए ना तभी इन तीनों को पद से हटा सकता है। नेक्स्ट है, आप पूछ रहे होंगे कि आर्टिकल 163 में या आर्टिकल 157 में क्या है? तो 157 में है एबिलिटी, योग्यता है। 158 में क्या है? तो 158 में इसकी शर्त है। और 169 में 59 में क्या है? तो 59 में दोस्तों शपथ है। और 160 में क्या है? तो आकस्मिक स्थिति में इसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल हो गया आपका 156 कंप्लीट हो गया, 157 हो गया। 163 में क्या है? तो राज्य की भैया मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। देखो दोस्तों, राज्य में भी मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और कहते हैं कि केंद्र में भी मंत्री परिषद होता है। राज्य में मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाएगा? तो वही बात है, जो केंद्र में मंत्री परिषद का गठन क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने का कार्य करता है। ये मैं नहीं करता, बल्कि आर्टिकल केंद्र में कहता है, वो आर्टिकल 74(1) कहता है ये बात, कि राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने के लिए किसका गठन किया जाएगा? मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह के अनुसार, उसी के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। क्या राष्ट्रपति बाध्य होता है? क्या दोस्तों बाध्य होता है? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कहा गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह कहा गया कि साहब राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है, जो परामर्श दी जाती है, उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 171 में क्या लिखा हुआ है? तो 171 में मेरे दोस्तों लिखा हुआ है, एक परिषद होती है, और वो कौन सी परिषद? विधान परिषद। इस विधान परिषद के जो गठन का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है? तो 171 में है। वैसे आर्टिकल 169 में क्या लिखा हुआ है? 169 में क्या लिखा हुआ है? जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है उनमें गठन किया जा सकता है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनमें हटाया जा सकता है। और 170 में क्या है? तो 170 में विधानसभा का गठन है। काय का गठन है? विधानसभा का गठन। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता किस, भारतीय स्वतंत्रता
भारतीय स्वतंत्रता किस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई? भारत को स्वतंत्रता है, भारत को स्वतंत्रता किस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई? ये क्वेश्चन भी आया था पटवार 2021। दोस्तों वेवेल योजना, आपको पता है कि अक्टूबर 1943 तक भारत का जो वायसराय रहा था वो लॉर्ड लिनलिथा को रहा था, लेकिन उसके स्थान पर लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था। इस लॉर्ड वेवेल ने तो भैया 4 जून 1945 को भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उसी रिपोर्ट को किस योजना के नाम से जानते हैं? वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। तो ये हुई वेवेल योजना, ये नहीं है इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट कैबिनेट मिशन। दोस्तों आपको बताएं कि 1942 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वेस्टर्न चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को बनाया गया था। ये क्लेमेंट एटली था, ये लेबर पार्टी का था। इस क्लेमेंट एटली ने दोस्तों यूं कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि भारत भी क्या होगा? स्वतंत्र होगा। इसके लिए भारत में उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा था, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इस क्रिप्स कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को। इसी के आधार पर आपके जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का जो भारत आगमन हुआ था वो 22 मार्च 1942 को हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसका नाम था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसका नाम था वेस्टर्न चर्चिल। इस वेस्टर्न चर्चिल ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए एक व्यक्ति को भारत भेजा था जिसका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद से वार्ता करते हुए कहा था कि भारत को औपनिवेशिक का दर्जा दिया जाएगा। काय का दर्जा दिया जाएगा? औपनिवेशिक का। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है कि भारत भी दूसरे राष्ट्र में जाकर क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। इसलिए ये भैया क्रिप्स मिशन भी नहीं है, कैबिनेट मिशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? माउंटबेटन योजना। दोस्तों मार्च 1946 में एक डिग्गी प्लान लेकर लॉर्ड माउंटबेटन आया था, उसको बोलते हैं बाल्कन प्लान। लेकिन उस आधार पर देश का विभाजन नहीं हुआ क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि भारत के कई टुकड़े किए जाएंगे। लेकिन 3 जून 1947 को, भैया ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2018 में, 3 जून 1947 को भारत में एक योजना का आगमन हुआ था और उसका नाम क्या था? माउंटबेटन योजना। ये योजना भारत आई और इसी योजना के तहत 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। इस योजना ने 1947 का भारत स्वतंत्र अधिनियम तैयार किया था। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। उसी दिन हाउस ऑफ कॉमन्स ने स्वीकृति दी थी और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को कहते हैं कि ब्रिटिश सम्राट था जिसका नाम था जॉर्ज 6 ने इस अधिनियम पर 1947 के अधिनियम पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। इसीलिए यूं कहा जाता है कि साहब स्वतंत्रता के लिए या सब भारतीय स्वतंत्रता किस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं, ये भैया आपका आ गया सूर्य। क्या आ गया? सूर्य। इसके पास जो ग्रह हैं इसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा आता है, उसको बोलते हैं विनस है। कौन सा है? विनस है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा आता है, ये लो, ये आपका कौन सा आता है? अर्थ। और उसके बाद में ये तुम्हारा कौन सा आ गया? मार्स। यानी भैया बोले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये तो आपका कौन सा? मंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल और शुक्र। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी कोई है तो वह बृहस्पति ग्रह का है जिसका नाम है गनीमेड। दोस्तों सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जो अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है उसका नाम है फेबे। क्या नाम है? फेबे। और ये फेबे काय का उपग्रह है रे?
तो शनि का उपग्रह। दोस्तों यूं ही नहीं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो इनकी कक्षाओं को क्या करते हैं, काटते हैं। दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह है। इसी को सायंकाल का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। दोस्तों ये यूं ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है कि इसका व्यास, आकार और घनत्व पृथ्वी के समान होने के कारण इसको पृथ्वी की तो कहा जाता है, लेकिन भगिनी कहा जाता है रे। एक होता है दोस्तों अक्षीय चाल होता है, और एक होता है दोस्तों कक्षीय चाल। अक्षीय चाल बोलते हैं, कक्षीय चाल बोलते हैं परिक्रमण को, और अक्षीय चाल बोलते हैं परिभ्रमण को। एकमात्र जो ग्रह हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तुम चाहे मानो या ना मानो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि साहब परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियां लगभग समान है। कौन से ग्रह की है, शुक्र। उसके बाद में नेक्स्ट है, सबसे तेज गति से परिभ्रमण, स्वयं के चक्कर लगाना, भ्रमण करना, स्वयं के चक्कर लगाना, परिक्रमण दूसरे के चक्कर लगाना। सबसे तेज परिभ्रमण जो गति है वो किसकी है, तो भैया इसकी है बृहस्पति। यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। एक नदी है दोस्तों, और ये नदी यहां से निकलती है। ये वही स्थान है, जिला कोई है तो वह इंदौर है रे, जिला कोई है तो इंदौर है। एमपी की बातें कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की। तहसील कोई है तो मऊ है। अरे पहाड़ी कोई है तो जानापाव की पहाड़ी है रे। अरे पर्वत श्रृंखला कोई है तो विंध्याचल है। यहां से कहती है कि मैं तो जाऊंगी, जाना। यहाँ कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मंदसौर है। मैंने कहा रुकना, रुकी, और इसके ऊपर एक बांध बनाया रे, और इस बांध का क्या नाम है, तो गांधी सागर बांध। उसके बाद में नेक्स्ट, यही तो पूछा है गांधी सागर बांध तो किस परियोजना से संबंधित है, चंबल परियोजना। उसके बाद में ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से कहते हैं कि भारत में एंट्री मारती है। यहाँ इसके ऊपर एक बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ये कहते हैं कि साहब सबसे बड़ा बांध है इस पर बना हुआ, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध। उसके बाद में ये नदी कहते हैं कि यहाँ गिरती है भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ चूलिया जलप्रपात बना हुआ। कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भैया, 18 मीटर। कितने मीटर, 18 मीटर। यहाँ कहते हैं कि उसके बाद में कहते हैं मैं तो कोटा में जाऊंगी। कोटा में इसके ऊपर 2 बांध बनाया। एक बांध का नाम बताते हैं मेरे दोस्तों जवाहर सागर बांध, और एक बांध का नाम बताते हैं कोटा बैराज बांध। उसके बाद में नेक्स्ट, ये नदी है, ये सवाई माधोपुर धौलपुर में बहते हुए इटावा के निकट है। वो कहते हैं कि साहब यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम है दोस्तों जोग गरसोपा, महात्मा गांधी। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम है एंजिल। और वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, एंजिल भैया, एंजिल बना हुआ है वो केरो नदी पर बना हुआ है, केरो नदी। और एंजिल जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 979 मीटर है दोस्तों। कितने मीटर है, 979। तो यह आपका जो गांधी सागर बांध है ये भी क्या हुआ, कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह देता है। भाई राज्य का मामला है, यदि समाज का मामला, परिवार का मामला है तो ये बात परिवार को ही पता होगी। परिवार ही कहेगा कि साहब ऐसा करो ना। कहने का मतलब यूं है कि साहब सलाह कौन देगा, राज्यपाल देगा। राज्यपाल ये कहेगा कि साहब हमारे राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो आप राष्ट्रपति शासन लगाओ ना। दोस्तों राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 355 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 355 में ये लिखा हुआ है कि राज्य के जो बाह्य आक्रमण है, कौन से आक्रमण, बाह्य आक्रमण, जिसमें कहते हैं कि जो बार घोड़ा होता है, बार घोड़ा का मतलब जैसे गुजर आंदोलन, कोई भी आंदोलन हो गया, बाह्य आक्रमण नहीं, आंतरिक अशांति में आते हैं गुजर आंदोलन। सॉरी, कौन सा, आंतरिक अशांति में कौन से आते हैं, जो
विवाद होते हैं, बार घोड़े होते हैं। इसमें कहने का मतलब जब लूट पाट बार घोड़े तोबा तल्ली खून खराबा होता है, तब ये कहते हैं कि साहब है राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन सा आपात लगता है? राष्ट्रीय आपात। लेकिन राज्य में जब बाह्य आक्रमण हो और आंतरिक अशांति का मतलब यहाँ गुजर आंदोलन, यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कहते हैं कि दोस्तों इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती, बल्कि सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कौन सी सरकार की होती है? तो केंद्र सरकार की होती है। कौन सी सरकार की होती है? केंद्र सरकार। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति शासन देश में लगा है? लगा है भैया, बार बार लगा है, 130 बार लगा है। इंदिरा गांधी ने 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। और पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो भैया पंजाब में लगा था, और ये 20 जून 1951 को लगा था। अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन है वो 17 नहीं बल्कि 12 नवंबर भैया 2019 को लगा था। और 12 नवंबर 2019 को कहते हैं कि कौन से राष्ट्र में लगा था? महाराष्ट्र में लगा था। नेक्स्ट, राजस्थान में भी 4 बार लगा। ये आगे जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी का देश में पहला सत्याग्रह किस आंदोलन को कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन को कहा जाता है। यह आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बिहार में ये भैया नील की खेती से संबंधित था। और इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया था। किसको? राजकुमार शुक्ला ने इस आंदोलन में मेरे दोस्तों महात्मा गांधी को कहा था कि आप आओ ना। महात्मा गांधी गया था और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था देश। लेकिन देश से बाहर भी महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ था। तुम चाहे मानो या न मानो, मानना पड़ेगा बेटा। 1893 में हुआ था। और 1893 में ये कहाँ हुआ था रे? तो दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। और दक्षिणी अफ्रीका में कहते हैं कि रंग विभेद से संबंधित आंदोलन था। अरे किससे संबंधित था? रंग विभेद से संबंधित था। इसमें महात्मा गांधी का जो साथ देने वाला व्यक्ति था उसका क्या नाम था? तो नेल्सन मंडेला था। नेशनल नहीं है दोस्तों, ये नेल्सन मंडेला है। 2 विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अरे एक का नाम खान अब्दुल गफार था रे, जबकि दूसरे का नाम क्या बताते हैं? तो नेल्सन मंडेला बताते हैं। खान अब्दुल गफार को कहते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित तो किया गया था लेकिन 1987 में, जबकि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित तो किया गया था लेकिन 1990 में। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, खेड़ा आंदोलन गुजरात में हुआ था। क्यों हुआ था? किसानों की लगान दर बढ़ा देने के कारण अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। इसमें सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को कहा था कि आप आओ ना। महात्मा गांधी गया था। इंदुलाल याग्निक, रवि शंकर, शंकरलाल बेकर, मोहनलाल पांड्या, इन्होंने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन के बारे में एक विद्वान था जिसका नाम था हार्डिमन। और उस हार्डिमन ने क्या कहा है कि ये महात्मा गांधी का पहला देश में किसान सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, सत्याग्रह पूछे तो चंपारण, किसान सत्याग्रह पूछे तो खेड़ा आंदोलन। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी 1918 में हुआ था। गुजरात में एक रोग फैल गया था दोस्तों, प्लेग रोग। अब प्लेग रोग फैलने के कारण जो मिल के जो मजदूर थे उनको परेशानी हुई, स्वाभाविक सी बात है। तो मिल का जो निदेशक था उसका नाम था अंबालाल साराभाई, उसकी बहन का नाम था अनसुईया बेन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी को बुलाया गया। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% प्लेग बोनस दिलाया था। यह महात्मा गांधी का देश में मजदूरों को लेकर प्रथम क्या की थी? तो भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल, तुम हमें जीने दो अन्यथा हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में हुआ था। आपको पता है कि प्रथम बारगोड़ा यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये 1914 से लेकर 1918 के मध्य हुआ था। और इस विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों यूं कहा जाता है कि साहब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूं कहा जाता है कि यूं कहा गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा यूं कहा गया कि साहब इस युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की में जो चल रहा जो शासक पद है उस शासक पद को क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। और तुर्की के शासक को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। खलीफा संपूर्ण मुस्लिम जगत का क्या था? धार्मिक गुरु था। इसीलिए भारतीय मुस्लिम वर्ग ने इसका क्या किया? विरोध किया। इसीलिए भैया ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये बारगोड़ा हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया था? तुम चाहे मानो या न मानो, मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन आया था वो फर्स्ट ग्रेड में आया था। उसका आंसर क्या है? तो मार्च 1923। कौन सा है? मार्च 1923। मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया था और इस पार्टी का अध्यक्ष मैं नहीं था दोस्तों, बल्कि मोतीलाल नेहरू था। इस पार्टी का जो उपाध्यक्ष था, वो उपाध्यक्ष तो था, लेकिन था कौन? तो चित्तरंजन दास था रे। अरे कौन था? चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू के बारे में आप स्वयं को पता है, भारतीय संविधान की लिखित मांग इसी मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों 10 अगस्त 1928 को की थी। 10 अगस्त 1928 को इस मोतीलाल नेहरू ने 72 घंटे लगातार कार्य करके संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की। और उसी रिपोर्ट को संविधान की क्या कहते हैं? उसी रिपोर्ट को संविधान की भैया ब्लू प्रिंट कहते हैं। ब्लू प्रिंट। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्वागत करता हूं।